नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह ना तो इंडियन रह गई है और ना ही नेशनल रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लंदन जाकर भाषण देते हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए नड्डा ने पार्टी की राज्य कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस लुप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई नहीं सोचता था कि मुलायम सिंह का राज जाएगा, आज वहां भाजपा ने सबको साफ कर दिया है। नड्डा ने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले कोई सोचता तक नहीं था कि बिहार से लालू यादव का राज जाएगा, लेकिन वहां आरजेडी को नेस्तनाबूद करके बीजेपी आई है और पूरी ताकत के साथ आई है। नड्डा ने कहा कि हर जगह बीजेपी की सरकार बन रही है। नड्डा ने बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसके पास कोई सिद्धांत या नीतियां नहीं है, उसके पास केवल सिंडिकेट है। नड्डा ने कहा कि आने वाले समय में हम आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में भी प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे। इससे पहले नड्डा ने हुगली जिले में वंदे मातरम भवन का दौरा किया, जहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 9 प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन इस सूची में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम नहीं था। माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव को विधान परिषद भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा प्रत्याशियों की सूची में केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा के नाम शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए भाजपा प्रत्याशियों की सूची में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे का नाम नहीं है। इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उसने अपने उम्मीदवारों के रूप में प्रवीण यशवंत दारेकर, जो कि वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, के अलावा रामशंकर शिंदे, जो कि पूर्व मंत्री हैं, के अलावा श्रीकांत भारतीय, उमा गिरीश खापरे, जो कि भाजपा की राज्य महिला शाखा की प्रमुख हैं, और प्रसाद मिनेश लाड को चुना है। वहीं बीजेपी ने बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर हो रहे द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बिहार प्रदेश भाजपा मुख्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी ने हरि सहनी और अनिल शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लखनऊ में ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने पर 16 वर्षीय एक लड़के द्वारा अपनी मां की कथित हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि 16 वर्षीय लड़के को ऑनलाइन गेम पबजी खेलने की आदत थी और वह मां द्वारा खेलने से मना करने से नाराज था। पुलिस ने मंगलवार की रात लड़के की मां का आंशिक रूप से क्षत विक्षत शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाबालिग लड़का पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने बताया कि लड़के ने शनिवार को अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से अपनी मां को गोली मार दी थी और शव को 2 दिन तक कमरे में बंद रखा और उसके बाद मंगलवार को अपने पिता को घटना की जानकारी दी। लड़के के पिता सेना में हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त लड़के की 9 वर्षीय बहन भी घर पर थी। लड़के ने कथित तौर पर उसे धमकाया और शव से निकलने वाली दुर्गंध को छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। भारत और वियतनाम ने 2030 तक रक्षा संबंधों के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए एक विजन दस्तावेज और दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के वास्ते लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी सामान और सेवाओं की आवाजाही को साझा समर्थन देना के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को वियतनाम के अपने समकक्ष जनरल फान वान गियांग के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनने के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच दोनों देशों के मध्य सामरिक संबंध में इस प्रगति को अहम माना जा रहा है। यह पहला ऐसा बड़ा समझौता है जो वियतनाम ने किसी देश के साथ किया है। हम आपको बता दें कि इस समझौते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल मरम्मत कार्य के लिए तथा आपूर्ति संबंधी कार्य के लिए कर पाएगी। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सभी अधिदेशित खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बुआई के समय एमएसपी की जानकारी हो जाने से किसानों का मनोबल भी बढ़ता है और उन्हें फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में इस बार खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 में कई फसलों की एमएसपी में बड़ी वृद्धि की गई है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान शुरू किए गए कई कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के अपने समकक्ष हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन से बुधवार को मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब बीजेपी के 2 पूर्व पदाधिकारियों की पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पश्चिम एशियाई देशों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, हम कानून को मानने वाली पार्टी हैं, हम नियमों का अनुसरण करते हैं। अगर उन्हें तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वे जाएंगे, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, हम भाजपा की तरह नहीं हैं। हमें याद है जब अमित शाह 2002 से 2013 के दौरान भागते फिर रहे थे। हम आपको बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया था। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने पेश होने के लिए और समय मांगा है क्योंकि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तथा अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं। इसके अलावा ईडी की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस ने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी के समय सभी प्रदेश अध्यक्ष विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कंबोडिया ने चीन के सहयोग से शुरू हो रही बंदरगाह विस्तार की परियोजना को लेकर एक बार फिर सफाई देते हुए कहा है कि इस बंदरगाह पर चीनी सेना की उपस्थिति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि इस बंदरगाह को लेकर अमेरिका में चिंता है और उसे आशंका है कि थाईलैंड की खाड़ी में इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन नौसैनिक ठिकाने के तौर पर कर सकता है। कंबोडियाई सरकार के मुख्य प्रवक्ता फे सिफान ने कहा कि रीम नौसेना ठिकाने का विस्तार चीन और कंबोडिया के सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने हालांकि वाशिंगटन पोस्ट अखबार में चीनी अधिकारी के हवाले से छपी खबर का खंडन किया है। हम आपको बता दें कि इस खबर में अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि कंबोडिया के उत्तरी हिस्से स्थित इस ठिकाने का इस्तेमाल चीन की सेना करेगी। महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस दिग्गज भारतीय बल्लेबाज ने 23 साल लंबे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान महिला क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मिताली राज ने अपने करियर में 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 7805 रन बनाए, जो खेल के इस प्रारूप में रिकॉर्ड रन है। कुल 10,868 अंतर्राष्ट्रीय रनों के साथ मिताली महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने 89 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी खेले। मिताली को सिर्फ 12 टेस्ट खेलने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान वह दोहरा शतक जड़ने में सफल रहीं और टेस्ट क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की एकमात्र महिला बल्लेबाज हैं। शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 214.85 अंक और नीचे आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दर में 0.50% की वृद्धि के बाद बाजार नीचे आया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भी बाजार पर असर पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 214.85 अंक यानी 0.39% की गिरावट के साथ 54,892.49 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 60.10 अंक यानी 0.37% की गिरावट के साथ 16,356.25 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।